हेलो दोस्तों, मेरा नाम है करण। लीगल चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आरटीआई के बारे में। आरटीआई क्या होता है? आरटीआई मतलब सूचना का अधिकार। भाई, हर किसी के पास एक अधिकार होता है जिसके बारे में मतलब जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं उनको काफी कम पता होता है। वो बड़े परेशान रहते हैं कि भाई अब हम क्या करें, हमें कुछ जानना है, कोई हमें बताता नहीं है। तो उसमें क्या करते हैं, वो काफी परेशान होने के बाद वो हिम्मत तोड़ देते, बोलते सरकार ऐसी है। आरटीआई यानी हक की लड़ाई, मतलब कहा जाए तो एक हक की लड़ाई। आरटीआई कानून के जरिए आप सरकार या सरकारी महकमे से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। आरटीआई कहाँ और कैसे दायर की जाती है? तो आरटीआई के दो तरीके होते हैं। या तो आप अपने नियर बाय डीसीपी ऑफिस में जाकर उसको फाइल कर दें, अगर आप दिल्ली में फाइल करना चाहते हैं तो। क्योंकि डीसीपी ऑफिस के अंदर आपको मिलेगा आरटीआई सेल। वहां पर आप एक प्लेन पेपर के ऊपर जो भी चीजें आपको चाहिए है, अगर मतलब जो भी चीज आप चाहते हैं, तो वो चीजें लिख के आप वहां फाइल कर सकते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ दिल्ली पुलिस के अंदर अगर आप फाइल करना चाहते हैं तो। वैसे अगर ऑनलाइन फाइल करें तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा आपको। आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, किसी डिपार्टमेंट में धक्के खाने नहीं पड़ेंगे, कुछ किसी से बोलना नहीं है, किसी से पूछना नहीं है। चुपचाप एक ऑनलाइन वेबसाइट है, rti.online.gov.in.com है। ठीक है, वो भी मैं अभी बता देता हूँ आपको कैसे फाइल करते हैं एप्लीकेशन। आपको करना क्या होगा उसके अंदर, बस अगर आप बीपीएल कार्ड है आपके पास तो आपको कोई पैसे नहीं देने। अदरवाइज आपको 10 रुपए की जो फीस है वो कटवानी पड़ती है। या तो आप ऑनलाइन दे सकते हैं या फिर आप उसका ऑफलाइन भी चालान की तरह भी बैंक में भी सबमिट कर सकते हैं। तो सारी जगह पे सेम ही रहता है पेमेंट का ऑप्शन तो। और इसके अंदर फाइल करने के लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता है, आपका बहुत टाइम बचता है। आप फोन से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर किसी से भी, या साइबर कैफे में जाके 10-20 रुपए में भी इसको फाइल करवा सकते हैं। वो फाइल करने के शायद ले लेगा 10 रुपए, क्योंकि वो बैठे ही अपनी दुकान चलाने के लिए। आईटीआर यानी सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार ने आम लोगों को मजबूत और जागरूक बनाने के लिए बड़ी भूमिका निभाई है। जम्मू कश्मीर को छोड़कर यह कानून देश के सभी हिस्सों में लागू है। इस कानून के जरिए कैसे आप सरकारी महकमे से या सरकारी महकमे में संबंधित अपने काम की जानकारी पा सकते हैं। ठीक है, अब इस बारे में हम बात करते हैं। पहले जानते हैं हम आरटीआई के बारे में और थोड़ा सा। आरटीआई कानून का मकसद क्या है, मतलब क्यों आरटीआई कानून को बनाया गया है? तो इस कानून का मकसद सरकारी महकमों की जवाबदेही तय करना और पारदर्शिता लाना है। मतलब कि आप अगर आप कोई काम कर रहे हैं और हम सरकार, मतलब हम जो है पब्लिक है, हम अगर आपसे कुछ पूछते हैं तो उनको जवाब वो चीज देनी पड़ती है, ताकि भ्रष्टाचार व अंकुश मतलब जो करप्शन है वो काफी कम हो जाए, करप्शन ना हो। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो धीरे धीरे सारी चीजें काफी अच्छी होती जा रही है, और काफी सारे जो करप्शन के केसेस है वो देख रहे हैं आप कैसे वर्क कर रहे हैं। करप्शन बहुत कम होता जा रहा है। यह अधिकार आपको ताकतवर बनाता है, जिसके लिए सरकार ने केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों का गठन किया है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार अपनी जानकारी, मतलब ऐसी जानकारी जिसे संसद या विधानमंडल सदस्यों को देने से इनकार नहीं किया जा सकता, उसे किसी आम व्यक्ति को देने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए अगर आपके बच्चे के स्कूल के टीचर अक्सर गैर हाजिर रहते हैं, आपके आसपास की सड़कें खराब हालत में हो, सरकारी अस्पताल या हेल्थ जो सेंटर्स होते हैं, हेल्थ सेंटर के डॉक्टरों या दवाइयां न हो, अफसर काम मतलब जो अफसर है ऑफिसर काम पे लेट आते हो, या फिर रिश्वत मांगे, या फिर राशन की दुकान पर राशन न मिले, तो आपको सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के तहत ऐसी सूचना पा सकते हैं। सिर्फ भारतीय जो नागरिक होते हैं उन्हीं के लिए होता है, बाकी किसी के लिए नहीं होता है। मतलब अदर कंट्री वाले को हम भाई इंफॉर्मेशन क्यों देंगे, तो ऐसा रहता है। ठीक है, सिर्फ भारतीय नागरिक की ही इस कानून का फायदा ले सकते हैं। इसमें निगम, यूनियन, कंपनी वगैरह को सूचना देने का प्रावधान नहीं है। ठीक है, याद रखना ये जो कंपनियां वगैरह जैसे निगम प्राइवेट कंपनीज हो गई तो वो इसके अंडर में नहीं आती, क्योंकि ये नागरिकों की परिभाषा में नहीं आती। ठीक है,
मतलब जैसे हो गया निगम हो गए या फिर यूनियन हो गए, कंपनी वगैरह हो गई। तो ये क्या होता है, ये प्राइवेटली जो चीजें होती है ये सब जो है उसमें नहीं आती है पब्लिक अथॉरिटीज में, तो इसको इसमें नहीं रखा हुआ है। अगर किसी निगम, यूनियन, कंपनी या एनजीओ का कर्मचारी या अधिकारी आरटीआई दाखिल करता है तो उसे सूचना दी जाएगी, बशर्त उसने सूचना अपने नाम से मांगी हो, निगम या यूनियन के नाम पर नहीं। अगर आप कंपनी के नाम से इंफॉर्मेशन मांगेंगे तो आपको नहीं देंगे, लेकिन अगर आप अपने नाम से मांगते हैं तो आपको इंफॉर्मेशन दे देंगे। ठीक है, ये है इसका मतलब। और आगे बताता हूं मैं आपको कि हर सरकारी महकमे में एक या ज्यादातर एक या ज्यादा अधिकारियों को जन सूचना अधिकारी यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जिसको बोलते हैं, यानी पीआईओ भी लिखा हुआ आता है। जब आप आरटीआई फाइल करते हैं तो आप उसके अंदर देख सकते हैं पीआईओ जो होते हैं उनके साइन होते हैं, के रूप में अपॉइंट करता है। और आम नागरिकों द्वारा मांगी गई सूचना को समय पर उपलब्ध कराना इन अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है। और आरटीआई की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको विद इन 30 डेज मिल जाती है। ऐसा नहीं कि आपने आरटीआई फाइल करी तो भैया काफी दिनों के बाद आपको मिलेगा, 1 महीने की तो हो गया आपको, ठीक है 2 महीने बाद आना, 3 महीने नहीं, टाइम पीरियड लिमिटेड है। फर्स्ट अपील फाइल कर सकते हो। ठीक है, मतलब फर्स्ट अपील की अगर आपका नहीं हुआ, उसका नंबर डालो, फर्स्ट अपील का एक ऑप्शन आएगा, फाइल कर दो कि भैया मेरे को 30 दिन में मिल रही थी, इन्होंने 32 दिन में दी है। ठीक है, नागरिकों को डिस्क, टेप, वीडियो, कैसेट या किसी और इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट आउट के रूप में सूचना मांगने का हक है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं मांग सकते, आप वीडियो मांग सकते हो, फोटो मांग सकते हो, बशर्त मांगी गई सूचना उस रूप में पहले ही मौजूद होनी चाहिए, तो वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, ऐसे नहीं कि आपने मांगा कोई इंफॉर्मेशन कि भाई ठीक है मेरे खिलाफ में एक कंप्लेंट हुई थी यहाँ पर और मेरे को उसके कॉपी दे दो सीडी में डाल के। तो भाई अगर सीडी में होगी तो वो प्रोवाइड करवा देंगे, अगर हार्ड कॉपी होगी तो आपको प्रिंट आउट के थ्रू प्रोवाइड करा देंगे। ऐसा नहीं है कि वो मना कर देंगे। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम और ये विभाग कहाँ कहाँ पर दायर कर सकते हैं आप। भाई मेन चीज होती है इसको दायर करने के लिए आप जो है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री दफ्तर, संसद और विधानमंडल, चुनाव आयोग, सभी अदालतें, तमाम सरकारी दफ्तर, सभी सरकारी बैंक, सारे सरकारी अस्पताल, पुलिस महकमे, सेना के तीनों अंग, पीएसयू, सरकारी बीमा कंपनी, सरकारी फोन कंपनी, सरकार के फंडिंग पाने वाले एनजीओ, सब में इसको आप फाइल कर सकते हैं। इन पर लागू नहीं होता कानून, अगर जिस पे लागू नहीं होता कानून उसमें क्या क्या आता है ये हम बताते हैं। किसी भी खुफिया एजेंसी की जानकारी जो कॉन्फिडेंशियल होती है उसको वो प्रोवाइड नहीं करवाएंगे। दूसरे देश के साथ अगर कोई मामला मतलब भारत से जुड़े मामले होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। थर्ड पार्टी यानी निजी संस्थानों संबंधी जानकारी लेने, मतलब अगर आप सरकारी पार्टी, थर्ड पार्टी है कोई, निजी संस्थान है उसकी जानकारी, लेकिन सरकार के पास उपलब्ध इन संस्थानों की जानकारी को संबंधित सरकारी विभाग के जरिए हासिल कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपने किसी प्राइवेट कंपनी को बोला कि मुझे इंफॉर्मेशन दो तो वो नहीं देगा, लेकिन अगर वो सरकारी कंपनी के साथ काम कर रहा है तो उस चीज की इंफॉर्मेशन आप सरकारी कंपनी से मांग सकते हो। तो सरकारी कंपनी आपको दे सकती है लेकिन प्राइवेट नहीं देगी। ठीक है, तो इसको हम फाइल कहाँ करते हैं, तो अब हम बताएंगे कि इसको ऑनलाइन कैसे फाइल करते हैं, कहाँ फाइल करते हैं। कि हमें आरटीआई फाइल करनी है अगर ऑनलाइन, तो पहले हम यहाँ लिखेंगे आरटीआई ऑनलाइन, सिंपल, कोई ज्यादा टेंशन लेने वाली बात है नहीं, छोटी सी चीज है। इसके अंदर दो तरीकों से लॉगिन होता है भैया, तो आरटीआई ऑनलाइन की होम वेबसाइट पे जाके आपको लॉगिन करके करना पड़ेगा, या यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा तो उसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आप भाई इतना परेशान नहीं होना चाहते हैं कि भाई मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए, तो फिर सिंपल सा डायरेक्टली आप कर सकते हैं, आरटीआई ऑनलाइन सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करो। इस पे क्लिक करने के डायरेक्ट आपका एक पेज ओपन होगा जिसके अंदर ये एक तरीके का एप्लीकेशन है भाई, सीधा सीधा ऊपर लिखा हुआ है ऑनलाइन आरटीआई रिक्वेस्ट फॉर्म। तो जो रिक्वेस्ट फॉर्म है इस पे आप क्लिक करने के बाद क्या करते हैं, आप यहाँ पर लिखेंगे दिल्ली पुलिस, यहाँ पे लिखते हैं दिल्ली पुलिस, मान के चलिए आपको दिल्ली पुलिस में इसको फाइल करना है, तो आपने यहाँ लिखा दिल्ली पुलिस, और इसने क्या करा, इसने नहीं उठाया, तो हम दोबारा लिख देते हैं दिल्ली स्पेस पुलिस, नीचे आगे इस पे क्लिक करा, ओके करने के बाद इसने ये उठा लिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और दिल्ली पुलिस। उसके बाद आपको अपना नाम फिल करना है, जल्दी जल्दी कर देते हैं, करना आहूजा, और मेरा जो
मेल, हाउस नंबर डालेंगे जो आपका एड्रेस होगा, ठीक है। उसके बाद डालेंगे ब्लॉक जो भी होगा। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट जहाँ आप रहते हो, प्रॉपर एड्रेस फिल करने के बाद आपको एक पिन कोड डालना पड़ेगा जिस एरिया में आप रहते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेट सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके यहाँ पर सिलेक्ट पे इस पे क्लिक करने के बाद आपका दिल्ली आ जाएगा, इस पे क्लिक कर देना। रूरल मतलब गांव वाले इलाके से है या फिर आप शहर वाले इलाके से हैं तो ये भी फिल करना पड़ता है। पढ़े लिखे हैं तो आप जितना पढ़े लिखे हैं उसके हिसाब से, 12वीं पास है, 12वीं के नीचे पढ़े हुए हैं, या फिर आप ग्रेजुएशन हो गई है, या फिर ग्रेजुएशन से ज्यादा है। उसके बाद आपको अपना नंबर फिल करना पड़ेगा, ठीक है। उसके नेक्स्ट में आपको नंबर को कंफर्म कराना पड़ेगा। उसके बाद आपको ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी। इसको कंफर्म करना पड़ेगा। उसके बाद जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो सब डालने के बाद इंडिया यहाँ पर फिल करना है। और याद रखना है सिर्फ इंडियंस के लिए ही है, अदर्स के लिए नहीं है। आप बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल कार्ड है तो यस करना, उसमें इसका नंबर इशू कब हुआ था, किस अथॉरिटी ने इशू करा था वो भी डालना पड़ेगा, अदरवाइज नो कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा फाइन, या तो आप अपनी या पूरी जो भी आपकी दास्तां है जिसके बारे में मतलब आप जानना चाहते हैं कि मैंने कंप्लेंट की थी और मेरा कोई एक्शन नहीं हुआ, तो ये सब चीजें इसमें मत लिखना। सिर्फ सीधा सीधा उनसे जो ऑफिशियल्स होंगे उनसे सीधा आपको रिक्वेस्ट डालनी है कि भाई मेरी ऐसी कंप्लेंट थी, कि मान के चले मेरी कंप्लेंट है और मैंने एक कंप्लेंट दी थी फलाने पुलिस स्टेशन में जिसका नाम यहाँ मेंशन होगा, और मैंने स्टेट पे कंप्लेंट दी थी और मेरे को उसकी कॉपी दे दो और मुझे उसका स्टेटस रिपोर्ट बता दो, इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक हुई है वो पूछो। जो चीज वो नहीं बता सकते, वो ऐसा नहीं है कि आपकी पूरी की पूरी आरटीआई की एप्लीकेशन को कैंसिल कर देंगे। वो नहीं बता सकते तो वो क्या करेंगे कि आपको इसमें लिख के भेजेंगे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट है, क्या आपकी जो कंप्लेंट है वो साइबर क्राइम को भेज दी है, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, हर चीज वो यहाँ पर आपको हर एक चीज का जो है पैरा वाइज, जैसे जैसे आप लिख रहे हैं पॉइंट वाइज, वो आपको रिप्लाई दे देंगे। सेंड मी द होल डिटेल अबाउट द एक्यूज, जिस बंदे ने मेरे साथ फ्रॉड किया है उसकी डिटेल दे दो, और उसकी कंपनी जिसने मेरे साथ फ्रॉड किया है उसकी डिटेल दे दो। मान के चलो कि आपका किसी ने कंपनी ने बोला नौकरी लगवा देंगे, पैसे दे दो, और आपने पैसे दे दिए। उसके बाद आपकी नौकरी भी नहीं लगी और आपके पैसे भी चले गए हैं, तो आपने वो जो पैसे दिए थे वो, लेकिन वो दिए थे अपने चेक से। तो आप बोल सकते हो कि भाई मतलब जो आपकी कंप्लेंट होगी उसमें से एक छोटी सी चीज निकाल के पूछ लेना कि भाई जो चेक डिटेल मैंने दी थी उसको सबमिट पाए, मतलब कि जो एक्यूज था उसने किस बैंक के अंदर सबमिट करा है, ठीक है। और उसके अलावा कॉन्टेक्ट डिटेल्स, जो भी आपके आईओ है, आईओ मतलब कि जो आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रहेगा इस केस के अंदर, हर केस के अंदर एक एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स जो है अपॉइंट होते हैं, तो जो रहेंगे उनकी डिटेल, डीसीपी ऑफिस जो आपका जोन लगता है वो पूछना चाहते हैं तो वो भी आपको ये बता देंगे, ठीक है। तो मान लो ये सारी चीजें बना दी, उसके बाद फिर वर्ड फाइल में से जाके आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो पीडीएफ में, ठीक है। अब पीडीएफ में इसको एक्सपोर्ट करते हो तो आपको इसको कहीं सेव करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ कर लेता हूँ, मैं इस पे डेट डाल देता हूँ आज की 28 जून, ठीक है। इस नाम से मैंने इसको सेव कर लिया। ये पीडीएफ में सेव करना है क्योंकि पीडीएफ में आपको जो है वहां पर पोस्ट करनी पड़ेगी। ये मेरा बन गया पीडीएफ में। अब मैं इसको अपलोड कर दूंगा मैं उस वेबसाइट पे, कि आरटीआई की वेबसाइट है, यहाँ पे लिखूंगा मैं फाइंड द अटैचमेंट फाइल, और यहाँ पर से मैं उस फाइल को सिलेक्ट कर लूंगा जहां पर वो मेरा डॉक्यूमेंट होगा 28 जून। तो मैंने डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करा और उसके बाद मैंने यहाँ पर जो सिक्योरिटी कोड है मैं इसको फिल करूंगा 947287। उसके बाद मेक पेमेंट का ऑप्शन आएगा। अब ये बोलेगा कि आपकी सारी चीजें सही है तो क्या इसको सबमिट कर दिया जाए, इसको बोल दो ठीक है। अब ये कह रहा है कंफर्म ईमेल आईडी जो है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लग रहा है मेरे को ईमेल आईडी में मैंने कुछ मिस्टेक करी है। अ, देखो यहाँ पर एट द रेट की जगह पे मैंने हैशटैग लगा दिया, ठीक है। कोई बात नहीं, दोबारा कर देते हैं। 28 जून, शफल करें 952925, सबमिट, ओके। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है पेमेंट का। आप पेमेंट किससे करना चाहते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड से करना, डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पेमेंट करता हूँ क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से।
तो याद रखना, जैसे ही आप इस पे पेमेंट करते हैं तो पेमेंट होने के जस्ट बाद ही आपके ईमेल आईडी पे एक नोटिफिकेशन आएगा, आपके मोबाइल पे 10 रुपए कटने का एक मैसेज आएगा। या आप अपना कार्ड नंबर डाल सकते हैं, आपका जो एक्सपायरी डेट होती है कार्ड की वो फिल कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको करना रहेगा, इसके अंदर जो कार्ड होल्डर का नेम होगा, जो कार्ड के ऊपर लिखा होता है उनका नाम डालिएगा। सीवीवी नंबर एक बैक साइड पे यहाँ देख रहे हैं फोटो है, सीवीवी 3 नंबर का बैक साइड पे लिखा होता है कार्ड के, आप उसको नोट करके यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद आपको ये सिक्योरिटी का जो करेक्टर है ये यहाँ फिल करना पड़ेगा। उसके बाद पे पे क्लिक करेंगे, आपको एक ओटीपी आएगा, उससे पेमेंट करके आप आरटीआई फाइल कर सकते हैं। विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर आपको वो रिप्लाई देंगे ही देंगे। वो नहीं, ऐसा नहीं कर सकते कि हम आपको रिप्लाई नहीं देंगे, वो 30 दिन के अंदर आपको रिप्लाई देंगे। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग लीगल चर्चा। आगे भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं आपके सवालों का समाधान कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।